नमस्कार। परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग छत्तीसगढ़ की आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को देख रहे थे और आज हम पढ़ेंगे इसका अध्याय 3 राज्य आय। इसके अंतर्गत राज्य के जो भी आय हैं, जीडीपी, जीएनपी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राज्य आय। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले इसमें जो टर्मोलॉजी है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जीएसडीपी, जीएनएसडीपी, प्रचलित भाव पे और स्थिर भाव पे। तो जैसे कि जीएसडीपी क्या होता है आप सभी को पता है। आप जब जीएसडीपी की बात करते हैं तो किसी भी राज्य के लिए जो जीडीपी है उसका जब आकलन किया जाता है तो स्टेट के लिए किया जाता है, इसलिए जीडीपी में जीएसडीपी जुड़ जाता है और उसको जीएसडीपी कहते हैं। और उसी तरीके से उस राज्य के एनडीपी को हम कहते हैं एनएसडीपी, मतलब निवल राज्य घरेलू उत्पाद। अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है आप सभी को पता है। एक निश्चित समयावधि में जो राज्य का जीडीपी होता है, या एक तरीके से हम कहेंगे उसका विकास का आकलन हम जीडीपी से करते हैं। अब प्रचलित भाव पे और स्थिर भाव पे हम इसको देखेंगे तो एग्जाम में ज़्यादातर स्थिर भाव से प्रश्न बनते हैं, किंतु हमको दोनों को लेके चलना है क्योंकि कभी कभी दे देता है, संभावना तो बहुत कम रहता है प्रचलित भाव से, किंतु हम दोनों को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। प्रचलित भाव क्या होता है, किसी वर्ष के लिए निश्चित जो भाव होता है या दर होता है जो वर्तमान वर्ष के लिए तय किया जाता है उसको प्रचलित भाव कहेंगे। और जो स्थिर भाव होता है इसका निर्धारण जो आधार वर्ष के आधार पर किया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में आधार वर्ष क्या है 2011-12, और ये हाल फिलहाल में आधार वर्ष जैसे कि जो दर बढ़ रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कुछ समय बाद जो आधार वर्ष है परिवर्तित हो जाएगा। संभावित है जैसे 17-18 भी ले लें, अभी फिलहाल हमको आधार वर्ष 2011-12 को ही लेके चलना है। जीएसडीपी और इसमें जो एनएसडीपी है उसको हम अंतर कैसे करेंगे। जीएसडीपी में जितना भी आय है इसमें आपका विदेशी आय, जो भारतीय व्यक्ति हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, अपना आय का कुछ अंश देश को भेजते हैं किसी न किसी माध्यम से, वो भी सम्मिलित रहता है और मतलब सभी आय को इसमें सम्मिलित किया जाता है। किंतु जब हम निवल राज्य घरेलू उत्पाद या फिर एनएसडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे जो विदेशी आय है, मतलब भारत में जो विदेशी व्यक्ति अपना आय अर्जन कर रहा है या किसी माध्यम से उसको मुनाफा हो रहा है और जो कि भारत का नागरिक नहीं है, तो उस आय को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं जो देश का या राज्य का शुद्ध आय है, सिंपल सा भाषा में हम उसको हम कहेंगे एनएसडीपी। उसके बाद हम इसको देखते हैं स्थिर भाव पे, जीएसडीपी को, और प्रचलित भाव पे। हिस्सेदारी अगर हम देखेंगे 2019-20 के लिए लाख में हम इसको देख रहे हैं, तो स्थिर भाव पे है इसकी वर्तमान में 19-20 के लिए वैल्यू आपका देख रहे हैं 2,43,47,688 24347,688 लाख। और इसी को अगर हम प्रचलित भाव पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ के कितना हो गया है, 3 हो गया है, 3,29,18,023। ये है इसकी हिस्सेदारी। जो जीएसडीपी है उसमें अगर स्थिर भाव पे और प्रचलित भाव पे अगर हिस्सेदारी देखेंगे तो अब हम उसको वैल्यू को याद कैसे रखेंगे, तो इतना डाटा तो पूरा याद नहीं रहेगा। तो इसको हम कैसे याद रखते हैं, हमको सामने के जो 3 लेटर है उसको याद कर लेते हैं, दोनों में अंतर। अगर हमको एक वैल्यू तो हमको स्थिर भाव की वैल्यू को तो याद रखना ही पड़ेगा, किंतु अगर दोनों को हम थोड़ा कम कोरिलेट कर लेंगे तो वैल्यू लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे इसमें क्या है, शुरुआत में हम देखेंगे तो 2 है और प्रचलित में क्या है, 3 है, क्योंकि प्रचलित भाव हमेशा स्थिर भाव से अधिक रहेगी क्योंकि ये वर्तमान वर्ष के लिए इसकी गणना की जाती है और ये परिवर्तनशील है। और जो स्थिर भाव है उसका आकलन किया जाता है 2000, मतलब जो आधार वर्ष है वहाँ से किया जाता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू कम है, सिंपल याद करने के लिए। उसके बाद इसी को हम देखते हैं एनएसडीपी। तो एनएसडीपी की जो वैल्यू है आपका है 2,88,04,082, ये प्रचलित भाव पे है इसका। अब हम इसको देखते हैं प्रतिशत वृद्धि क्या है। विगत वर्ष की तुलना में इसमें प्रतिशत में वृद्धि दी हुई है, उसको देखेंगे। जैसे अभी वर्तमान में 19-20 का हम जीएसडीपी देख रहे हैं, तो 18-19 की तुलना में 19-20 में कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि आपका हो जाएगा 5.32%। किसके लिए है, ये स्थिर भाव पे है। उसी तरीके से अगर हम प्रचलित भाव पे देखेंगे तो प्रतिशत वृद्धि कितना है, 8.23%। और जो आपका एनएसडीपी है इसमें भी प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, 8.06। तो लगभग प्रचलित भाव पे दोनों का, आपका जीएसडीपी का और एनएसडीपी का लगभग थोड़ा सा अंतर है, बराबर है, 8% है। इतना मोटा मोटा आप याद रखते हैं तो भी आप आंसर तक आप अपना पहुँच जाएंगे।
तो ये तो हो गया आपका प्रतिशत वृद्धि। उसके बाद हमने हिस्सेदारी देख ली कितना है। आपको स्थिर भाव में 2 याद रखना है, प्रचलित भाव में 3 है और प्रचलित भाव NSDP में भी आपका 2 से शुरू हो रहा है। तो आप शुरुआत का स्टार्टिंग वैल्यू याद रखते हैं तो बाकी को आसानी से 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो वैल्यू याद हो जाएगा। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू को याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है, किसी न किसी एग्जाम में बनता ही है। प्रति व्यक्ति आय को भी यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्रति व्यक्ति अगर आय हम स्थिर भाव पर देख रहे हैं, क्वेश्चन में पहले हमको देखना है कि क्वेश्चन स्थिर भाव पे पूछ रहा है या प्रचलित भाव पे पूछ रहा है या फिर NSDP के आधार पे भी प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में ऐसे नहीं कि प्रति व्यक्ति आय देखें उसके बाद सीधा टिक लगा ली, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, वो स्थिर भाव पे पूछ रहा है, प्रचलित भाव पे पूछ रहा है, GSDP के आधार पर पूछ रहा है या फिर NSDP के आधार पर पूछ रहा है। अब इसमें आपको देखना है स्थिर भाव पे किसमें GSDP के आधार पे प्रति व्यक्ति आय है आपका 83,075। एक औसत आय जो निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय, ये आपका 83,075 है। उसी प्रकार से अगर हम प्रचलित भाव पे हम देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1,12,318। 1 लाख मतलब प्रति व्यक्ति आय 1,12,318 और इसी को हम NSDP के आधार पे देखेंगे तो ये 98,281। इसमें अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक किसका है, प्रचलित भाव पे GSDP पे। उसके बाद इसमें प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुआ है आपके स्थिर भाव में 3.64%, इसमें हुआ है 6.54% और इसमें हुआ है 6.35%। तो ये हो गया आपका प्रति व्यक्ति आय और प्रतिशत वृद्धि हिस्सेदारी GSDP और NSDP दोनों के लिए। आकलन देखेंगे तो ये GSDP हुआ, NSDP हुआ, इसका आकलन कौन करता है, तो इसका आकलन करता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अभी वर्तमान में ये किस में कन्वर्ट हो गया है, इसको कहेंगे, हम कहते हैं NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। CSO ऑप्शन में आपका दिया रहता है, ज़्यादातर आपका CSO दिया रहेगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और यहाँ से जैसे इकोनॉमिक में ज़्यादातर ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन देना रहता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि GSDP हुआ या GDP की गणना कौन करता है, तो वहाँ पर 3-4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा। मान लीजिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO है या फिर NSO है, तो दोनों में से कोई एक रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको आंसर का चयन करना है। अभी वर्तमान में NSO देखता है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए पहले इसको 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया। कौन कौन से क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जिसको अच्छे से पहले समझ लीजिए, 3 क्षेत्र हैं। अब इन 3 क्षेत्रों को कुल 14 क्षेत्र में बांट दिया गया है, उप क्षेत्र में बांटा गया है। तो क्योंकि यहाँ से अगर डुप्लीकेशन बनना रहता है तो यहाँ से बनता है, तो 3 क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक को ये तीनों को मिला करके अगर देखेंगे तो इसके अंतर्गत कुल 14 उप क्षेत्र आते हैं। और कौन कौन से आते हैं, जैसे दिख रहा है ये आपको। अब यहाँ पर है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, वानिकी है, मत्स्य उद्योग है, खनन एवं उत्खनन है। यहाँ पर 4 हो गए। यहाँ पर सभी को प्राय एक डाउट रहता है, खनन एवं उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र है या द्वितीयक क्षेत्र है। जब हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तो खनन और उत्खनन आपका आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन जब हम बात करेंगे इसको कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जा रहा है तो खनन और उत्खनन है ये भाग हो जाता है आपका उद्योग में चला जाता है। तो क्वेश्चन में आपका ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनता है, खनन और उत्खनन ये किसका भाग है या किस क्षेत्र में आता है। अगर प्राथमिक द्वितीयक दिया है ऑप्शन में तो प्राथमिक क्षेत्र आएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपका है कृषि, उद्योग या फिर आपका सेवा क्षेत्र। तो इस तरीके से अगर उसका विभाजन किया गया है तो खनन और उत्खनन आपका आएगा उद्योग क्षेत्र में। तो इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। द्वितीयक क्षेत्र में है, इसमें के अंतर्गत 3 है, एक विनिर्माण है, निर्माण है, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, ये 3 क्षेत्र आ जाएंगे। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र में है परिवहन एवं भंडारण एवं संचार। उसके बाद है व्यापार व जलपान गृह। उसके बाद 10 में है बैंकिंग व बीमा। उसके बाद नेक्स्ट है वास्तविक संपदा। उसके बाद सार्वजनिक प्रशासन, विदेशी क्षेत्र और 14 नंबर पे है अन्य सेवाएं। अब थोड़ा सा जो आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है थोड़ा डीपली पूछ रहा है, तो यहाँ तक आपको समझना जरूरी है। 2019-20 GSDP के विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी या उसमें वृद्धि देखेंगे। क्षेत्र हम देखते हैं, अभी तक हम कुल उसका भागीदारी और प्रतिशत वृद्धि देख चुके हैं कि राज्य के लिए GSDP और NSDP क्या है, उसमें क्या भागीदारी है, उसका प्रतिशत वृद्धि क्या है, उसके बाद उसमें प्रति व्यक्ति का आय कैसा है। अब हम GSDP का क्षेत्रवार अगर भागीदारी देखेंगे
तो सबसे पहले हिस्सेदारी देख लेते हैं। तो हिस्सेदारी को भी हम दो भाग में लेके चल रहे हैं, एक है आपका स्थिर भाव पे, दूसरा है प्रचलित भाव पे। जीएसडीपी में जो वृद्धि दर है उसको भी हम देख रहे हैं स्थिर भाव पे और प्रचलित भाव पे। इतना को देख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा वैल्यू अटपटा लगेगा किंतु इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक बार में इतने सारे डाटा याद नहीं कर सकते, इसीलिए बार बार इसको आप नोट बना लीजिए और बार बार आप देखेंगे तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे वैल्यू से और इसको आसान लगेगा। क्योंकि कितना भी इसके लिए ट्रिक भी बता देते हैं तो एक ही बार में याद नहीं हो पाता है, और जो पहले पढ़ चुके हैं उनका रिविज़न हो जाएगा। तो स्थिर भाव पे है कृषि के लिए वैल्यू हम देखेंगे सर्वाधिक कम है। उसके बाद अगर हम राज्य का देख रहे हैं तो कृषि का कितना है 16.81%, उद्योग का कितना है 46.19%, सेवा कितना है 37.00। अब इसको हम कैसे याद करें, कृषि उद्योग सेवा, तो क्रम तो हमको याद है, कृषि उद्योग सेवा सभी को याद है, कृषि उद्योग सेवा एक क्रम याद है। तो अगर हम देखते हैं तो पहले में आपका जो 16 है, उसके बाद ये इधर का देखेंगे, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और लास्ट में है 7, 6 6 7, इतना याद कर लेते हैं 6 6 7। तो यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस देखेंगे, ये 1 है, ये 2 नहीं है, 2 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4 हो गया, और ये 1 2 और 3, तो इसी क्रम में अगर हम रखेंगे तो 1 2 3, तो 3 तो यहाँ पर मिल ही रहा है, और ये 2 2 अगर इंटू कर दें तो 4। ऐसे तो एकदम एग्जैक्ट से याद नहीं कर सकते, कुछ भी अपने हिसाब से जैसे भी आपको याद होता है ट्रिक लगा के इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक याद रहता नहीं है, वैल्यू मिक्स हो जाता है। तो कृषि उद्योग सेवा स्थिर भाव क्या है, तो स्थिर भाव पे ही ज़्यादातर वैल्यू पूछता है, लेकिन हम प्रचलित भाव को भी देख लेते हैं। तो हमारा वैल्यू हो गया कृषि के लिए 16.81%, उद्योग के लिए 46.19%, सेवा के लिए हो गया 37.00%। उसके बाद प्रचलित भाव पे हमेशा प्रचलित भाव की वैल्यू हम किसी का, चाहे हम हिस्सेदारी देखें, भागीदारी देखें या भी प्रतिशत वृद्धि देखें, यहाँ पर प्रचलित भाव के लिए वैल्यू हमेशा अधिक रहेगा। अब कृषि के लिए इसके वैल्यू लेते हैं तो ये है 22.07%, उद्योग के लिए 41.08% और सेवा के लिए हो गया 36.85%। ये आपका जो स्थिर भाव का वैल्यू है उससे कम है आपका सेवा का, इसको याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। जिसे बता दें मैं कि प्रचलित भाव के लिए वैल्यू हमेशा अधिक होता है, तो अगर मान लो यहाँ पर 37 है, लेकिन इसकी जगह अगर आपका ऑप्शन को उलट के दे देता है तो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। सेवा के लिए जो प्रचलित भाव का वैल्यू है स्थिर भाव से कम है, इसमें 37 है और इसमें क्या है 36 है। तो इसमें जो वैल्यू है सम संख्या में है, या कहें कि मतलब ज़्यादा उटपटांग वैल्यू नहीं है, 22 है, 22 का जस्ट डबल कर देंगे तो यहाँ पर 44 होना चाहिए, लेकिन 44 ना हो करके यहाँ पर 41 है। तो ऐसे याद कर लिए, जस्ट कृषि से डबल आपका उद्योग है। उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए, तो हमको केवल एक ही 6 मिला, एक 6 नहीं है तो 36, ऐसे याद कर लेंगे। पॉइंट का वैल्यू 0.07, 0.08 और यहाँ पर 9 होना चाहिए, तो 9 तो नहीं है लेकिन 85 है। इस तरीके से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद जीएसडीपी का वृद्धि दर हम देखेंगे, तो वृद्धि दर हम इसको पहले भी देख चुके हैं इसमें पहले वाले वैल्यू में। तो यहाँ पर वृद्धि दर को याद करना आसान है कि हिस्सा है तो वैल्यू ज़्यादा होगा, लेकिन प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत में जो वृद्धि हो रहा है 1%, 2%, 3%, ऐसे वैल्यू से छोटा वैल्यू रहेगा। तो अगर वहाँ पर वृद्धि दर पूछ रहा है तो छोटा वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे इसमें स्टार्टिंग हम वैल्यू ले लिए, ये 3 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पर 5 होना चाहिए, तो 5 की जगह पे 6 है, तो 3 4 5 नहीं है 6 है, 3 4 5 नहीं है 6 है, 3 4 5 नहीं है 6 है। इस तरीके से इसको आप याद कर लेंगे। स्थिर भाव के लिए हो गया, कृषि के लिए स्थिर भाव के लिए परसेंट हो गया 3.31%, उद्योग के लिए हो गया 4.9%, सेवा के लिए हो गया 6.62%। ये तो प्रचलित भाव पे हमको वैल्यू ज़्यादा ही दिख रहा है। आपका कृषि के लिए कितना है वृद्धि दर, कृषि का जो भाई हम जो छत्तीसगढ़ है वो खेती पे ही आधारित रहता है, तो इसीलिए क्या हो गया, इसका कृषि का वैल्यू ज़्यादा हो गया बाकी की तुलना में, इसीलिए हम इसको कृषि के लिए हम देखेंगे। तो अगर 4 से गुणा कर देंगे 3 का तो ये 12 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 12.10, उद्योग का 5.51 और सेवा का आ गया 9.35%। इस तरीके से, जैसे भी ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही याद करें, आपसे जैसे भी ट्रिक से या जैसे भी आपको याद होता है, लेकिन इसको वैल्यू को हम याद करना जरूरी है। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप दिन में ऐसे लेके बैठे रहेंगे, बीच बीच में भी आप इसका दर्शन करते रहेंगे तो वैल्यू याद हो ही जाएगा। उसके बाद हम आते हैं बजट में, जीएसडीपी में विगत 8 वर्षों का औसत मान अगर हम निकालेंगे तो औसत वैल्यू इसका होता है 5.58%। बजट के लिए जीएसडीपी के लिए अगर हम 8 वर्षों का, कब से 2012 से लेकर हम निकालेंगे 2019-20 तक, तो इसके लिए औसत मान पूछता है, तो इसके लिए औसत मान है 5.58%। अब हम वर्ष देखते हैं, वर्ष 2000 कब से देख रहे हैं, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2012-13 से 13-14, 14-15, 15-16, उसके बाद 16-17, 17-18,
18-19 और 19-20। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिशत वृद्धि अगर हम देखेंगे जीएसडीपी में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ 8 वर्षों में जो जीएसडीपी की वृद्धि दर है वो हमेशा वृद्धि हुई है, या उसमें नकारात्मक वृद्धि देखने के लिए मिली है, या फिर सर्वाधिक कौन से वर्ष में वृद्धि था, या न्यूनतम वृद्धि दर किस वर्ष था, या इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे 12-13 में इसकी वैल्यू क्या थी, 5 थी, 5%। उसके बाद 13-14 में क्या हो गया, एक बैग से कितना हो गया, 10% हो गया। जाहिर सी बात है कहीं पर भी अगर वृद्धि दर अचानक से बढ़ रही है, दोगुनी तिगुनी बढ़ रही है, तो ये मान के चलिए उसके आने वाले वर्ष में जो वृद्धि दर है वो कम ही रहेगा। क्योंकि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका वेतन है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपके वेतन में वृद्धि की गई है। एक ही साथ में आपका जैसे आप 10,000 था तो आपका जो वेतन वृद्धि है वो 18,000 कर दिया गया। तो देखेंगे बहुत अधिक वृद्धि है अचानक से, या फिर 20,000 कर दिया गया, मतलब सिंपल सा कहेंगे कि दुगना कर दिया गया है। तो आने वाले वर्ष में आपके वेतन में वृद्धि होने की संभावना बहुत कम होगा तो केवल इंक्रीमेंट में वृद्धि होगा। अचानक से आपका जो स्केल है उसमें, या जो आपका बेसिक सैलरी उसमें वृद्धि होने की संभावना कम होगी। इसको उसी तरीके से समझ सकते हैं, इसमें वृद्धि हुई है तो आने वाले वर्ष है उसमें वृद्धि दर कम ही रहेगा। तो यहाँ पर 13-14 में वृद्धि दर सर्वाधिक था, उसके बाद 14-15 में देख रहे हैं वृद्धि दर कम हो गया है। उसके बाद 15-16 में 2.69 है, फिर 16-17 में 7.95, फिर 17-18 में 4.83, और फिर उसके बाद है 18-19 में 7.06 और 19-20 में है 5.32%। तो इस तरीके से इसमें उतार चढ़ाव देख रहा है, लगातार वृद्धि भी नहीं हो रही है। तो इसमें से क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो जीएसडीपी में विगत 8 वर्षों का औसत मान आपको याद रखना है 5.58। सर्वाधिक वृद्धि दर था 2013-14 में 10%, और आपका न्यूनतम वृद्धि है 2014-15 में 1.77%। आपको यहाँ पर 3 वैल्यू बस याद रखना है। औसत है 5.58%, सर्वाधिक 10%। वैल्यू नहीं भी याद रख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को याद रखना है 13-14 में होगा, और न्यूनतम कब था 14-15 में। बस इसमें से इतना ही याद रखना है। उसके बाद स्थिर भाव पे जीएसडीपी में कृषि, उद्योग एवं सेवा में विभिन्न वर्षों में क्षेत्रवार प्रतिशत हिस्सेदारी में तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए इसको एक बार हम समझ लेते हैं। 2014 से लेकर के 19-20 तक में तीनों क्षेत्र कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में किस प्रकार से हिस्सेदारी में तुलनात्मक अध्ययन करके यहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसको अगर हम देखेंगे तो कृषि क्षेत्र, सभी वैल्यू को यहाँ पे याद नहीं करना है, आपको देखना है कृषि क्षेत्र में 17-18, जो 17-18 है उसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में 16-17 के लिए ये वैल्यू है 19.21%। मतलब सर्वाधिक वृद्धि है कब है, अगर हम कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष देखी गई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है 19.21 कौन से वर्ष में देखी गई है, हम देख रहे हैं यहाँ। उसके बाद उद्योग के लिए देखेंगे तो सर्वाधिक आपका वृद्धि हमको दिख रहा है, सर्वाधिक आपको वृद्धि दिख रहा है 14-15 में। 14-15 मतलब ये हो गया 47.58%। उसके बाद अगर सेवा क्षेत्र, यहाँ पे सेवा क्षेत्र में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप सुधार लेंगे। सर्वाधिक वृद्धि दर 19-20 है, यहाँ पर 18-19 लिखा गया है तो इसको आप सुधार लेंगे। इसमें 18-19 है, इसको सुधार करके 19-20 लिखेंगे। तो इसी के लिए, उसके बाद उद्योग के लिए 14-15, और आपका देख रहे हैं सेवा क्षेत्र के लिए 19-20। ये इसको परसेंट आप याद भी नहीं रखते हैं तो परसेंट ज़रूरी नहीं है, आप वर्ड्स को याद रखेंगे। इसके लिए अलग से मैंने जैसे लिख दिया है यहाँ पर। मैक्सिमम है आपका 16-17, और इसके लिए 14-15, और इसके लिए 19-20। तो आप इस वैल्यू क्या रखेंगे, ये तो मैक्सिमम होगा। और मिनिमम देखते हैं कब कब था। मिनिमम के लिए अगर हम देखेंगे तो 17-18 में कृषि के लिए मिनिमम था 17-18, उद्योग क्षेत्र के लिए 16-17, 45.80। उसके बाद सेवा क्षेत्र के लिए 16-17। इस तरीके से इसके लिए तो 16-17 में ही है, केवल एक वैल्यू याद रखना है। 16-17 के बाद आपका आ गया 17-18। जैसे इसको कैसे याद रखेंगे, 16-17 हमको सिंपल सा है, 2016 आ गया, फिर 17 से क्या आता है 18 आता है, तो 17 और 18 ऐसे हमको इसको याद रख लेना है। तो ये मैक्सिमम हो गया और मिनिमम, यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक किस वर्ष से देखी गई, मिनिमम किस वर्ष से देखी गई, कृषि क्षेत्र के लिए, उद्योग क्षेत्र के लिए, या फिर सेवा क्षेत्र के लिए। इन मुख्य क्षेत्रों की जीएसडीपी में हिस्सेदारी एवं प्रचलित वृद्धि 2019-20 में अनुमानित। अब हम अनुमानित इसको कैसे कहेंगे, क्योंकि जो आने वाले वर्ष हैं उसमें वृद्धि दर कितना हो सकता है उसको एग्जैक्ट आंकड़ा उस वर्ष के समयांतराल के बीतने के पश्चात ही हम लगा सकते हैं। इसलिए उस वृद्धि दर को जो रहता है उसको अनुमानित लिखा जाता है, या अग्रिम अनुमान। जैसे कि आपको मान लीजिए अभी एक सप्ताह के लिए
कुछ आवश्यक आपके डोमेस्टिक वर्क के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे जो भी ज़रूरत है, तो आप 1 सप्ताह के अंतर्गत कितना खर्चा करेंगे उसको आप अनुमान लगा के मान लीजिए 500 रुपये आपका खर्च होना है। तो आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि 500 ही खर्चा करना, हो सकता है उसमें कमी वृद्धि हो सकती है, तो उसको आप ये मान के चलेंगे कि अनुमानित 500 रुपये। तो उसी तरीके से जो वृद्धि दर रहता है या भागीदारी रहता है, हिस्सेदारी रहता है, तो अनुमानित अगर लिखा हुआ है अग्रिम अनुमान, तो उसका तात्पर्य यही होता है। स्थिर भाव पे 2011-12 के आधार पर निकालेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा बनता है कि हम समझ नहीं आता है कौन सी वैल्यू, तो वहाँ से कौन सी वैल्यू पूछा जा रहा है, तो उसको अलग से जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैंने हाईलाइट करके उसको लिया है। जैसे जीएसडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी, अब क्योंकि हमने जो 3 क्षेत्र लिया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, यहाँ तक तो पता रहता है, लेकिन क्वेश्चन अंदर से बनता है। उसके अंतर्गत भी हमने 14 और अन्य उप क्षेत्र को लिया था। वहाँ से उन 14 क्षेत्रों में से किसका वृद्धि दर सर्वाधिक होगा या हिस्सेदारी सर्वाधिक होगा और किसका न्यूनतम होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जीएसडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसका है, आपका है विनिर्माण का, और ये कितना है 15.34%। पहले आप तो क्षेत्रों को याद रखेंगे, क्षेत्र अगर आपका याद हो जाता है उसके बाद आप विनिर्माण में आएंगे। उसके बाद जीएसडीपी में न्यूनतम हिस्सेदारी किसका है, भंडारण का है, और इसके लिए 0.08%। उसके बाद जीएसडीपी में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखेंगे तो ये है आपके पशुपालन का 16.45%। जीएसडीपी में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि देखेंगे तो वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना या वानिकी में है, क्योंकि ये वैल्यू आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एसईएफ एग्जाम होना है, तो एसईएफ का एग्जाम में आपके सिलेबस के पार्ट में वानिकी भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है। वेन डायग्राम की सहायता से इसको हम देखेंगे। स्थिर भाव और प्रचलित भाव में जो सब कंटेंट है या जो उप क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र, कृषि, उद्योग क्षेत्र में किसकी भागीदारी सर्वाधिक है। भागीदारी हम देख चुके हैं तीनों क्षेत्रों का कितना कितना है। अब उस क्षेत्र के अंतर्गत जो उप क्षेत्र हैं उनमें सर्वाधिक भागीदारी किसकी, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए स्थिर भाव पे कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे दिया रहेगा जो 4-5 हमने देखा, तो उसमें से सर्वाधिक भागीदारी किसकी है इसको हम देखना है। सबको तो याद नहीं कर सकते, लेकिन सर्वाधिक भागीदारी किसको होगा इसको हम समझ सकते हैं। तो इसको आप वेन डायग्राम के साथ अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम स्थिर भाव को देखते हैं। स्थिर भाव में जैसे आपका कृषि क्षेत्र के लिए कितना है इसको आप देख चुके हैं, 16.81%। इसमें सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी, जो हम 4 क्षेत्र देखे थे उप क्षेत्र, तो उसमें सर्वाधिक भागीदारी है आपका फसल का, ये है जितनी भी फसलें आती हैं इसके अंतर्गत उनकी भागीदारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक है, 10.19%। इसमें अगर प्राथमिक क्षेत्र का देखेंगे तो खनन भी आता है, तो फसलें की जो भागीदारी है उनसे भी अधिक वैल्यू है खनन और उत्खनन का, क्योंकि खनन और उत्खनन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अगर ऑप्शन देता है या क्वेश्चन में रहता है कृषि क्षेत्र में, तो हम इसको फसल लेंगे। और खनन और उत्खनन की अगर प्रतिशत देखेंगे भागीदारी तो 11.22% है, किंतु इसमें शामिल किसको करेंगे हम, कृषि क्षेत्र में फसल है। उसके बाद उद्योग क्षेत्र का देखेंगे तो उसका उद्योग क्षेत्र का हिस्सेदारी कितना है, 46.19%। और इसमें उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी किस उप क्षेत्र का है स्थिर भाव पे, तो इसका है विनिर्माण। विनिर्माण का कितना है इसका 15.34%। तो सबसे पहले तो आप उस क्षेत्र का भागीदारी याद करने का प्रयास करेंगे, नाम, उसके बाद नाम याद हो जाता है तो उसका प्रतिशत, अगर नाम भी याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से टिक कर लेंगे। उसके बाद सेवा क्षेत्र है, इसकी हिस्सेदारी कितना है, 37.00%। और सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी किसका है, स्थावर संपदा और सेवाएं, इसकी वैल्यू है 8.99%। ये हो गया स्थिर भाव पे। उसके बाद प्रचलित भाव पे अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, प्रचलित भाव पे हम देखते हैं केवल सेवा को क्षेत्र की, बाकी की जो वैल्यू है बढ़ जाती है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कृषि क्षेत्र के लिए, तो कृषि क्षेत्र का वैल्यू यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, ये 22.07 होना चाहिए था, यहाँ पर 27 लिखा गया है, तो इसको आप सुधार लेंगे। इसकी वैल्यू है 22.07% हिस्सेदारी कृषि का। अब कृषि में सर्वाधिक प्रचलित भाव में भी अगर हम देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी किस उप क्षेत्र का है, तो इसमें भी क्या आएगा, जो फसलें हैं उसका आएगा, इसका वैल्यू है 12.73%। पहले आप याद करिए फसल को। अब इसमें भी आपका खनन उत्खनन है, इसकी वैल्यू कम है, इसमें तो अधिक थी लेकिन यहाँ पर वैल्यू कम है, लेकिन खनन और उत्खनन कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, फसल। अब वैसे भी फसल की वैल्यू यहाँ पर प्रचलित भाव पे खनन और उत्खनन से अधिक ही है। उसके बाद दूसरा आपका क्षेत्र आता है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र का हम इसको वैल्यू कैसे याद किए थे प्रचलित भाव में, तो जैसे कृषि का 22 है तो उसका दुगुना कितना होना चाहिए था, 44 होना चाहिए था, लेकिन 44 ना करके कितना है, 41 है, तो इस तरीके से उसको हमने याद किया था। तो यहाँ पर 41.08% उद्योग के लिए हो गया। तो अब प्रचलित भाव पे उद्योग के लिए
उद्योग के लिए सर्वाधिक हिस्सेदारी किस उपक्षेत्र का है, तो इसमें आ गया निर्माण। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर विनिर्माण है और इसमें निर्माण है। प्रचलित भाव में निर्माण और स्थिर भाव में विनिर्माण। अब उसके बाद सेवा क्षेत्र का देखेंगे तो सेवा क्षेत्र का कितना है, ये इसका जो हिस्सेदारी है स्थिर भाव की तुलना में कम है, इसका 37% है, इसका है 36.85%। सेवा क्षेत्र के लिए और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत किसकी भागीदारी सर्वाधिक है, तो इसमें भी स्थावर संपदा है। तो यहाँ पर अगर हम तीनों में देखेंगे तो केवल एक चीज़ को याद रखना है, बाकी का तो लगभग सेम ही है। इसमें भी स्थावर संपदा है, इसमें भी है, इसमें फसलें हैं, इसमें भी फसलें हैं, इसमें विनिर्माण है, इसमें निर्माण है। इस अंतर को पकड़ लेंगे तो वैल्यू याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा राज्य आय के अंतर्गत जितने भी जीएसडीपी है, एनएसडीपी है और उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी, प्रतिशत वृद्धि क्या क्या है, और जो उप क्षेत्र है उनका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या कृषि उद्योग या सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है। तो अभी इसमें करेंट इफेक्ट और अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने जो तिमाही रिपोर्ट है जीएसडीपी है इसकी गणना की है। तो इसमें जो अभी रेट है वो क्या है, हमेशा वृद्धि में होता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण से वृद्धि क्या हो रही है, नीचे जा रही है, नकारात्मक हो रहा है। इसके अलावा अगर जीएसटी जो अभी अगस्त में इसका लिस्ट जारी किया गया है कि सर्वाधिक जीएसटी की उगाही या कहें कि कहाँ पे वसूली की गई है, तो इसका भी यहाँ से आप करंट से रिलेट करके याद कर सकते हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, तीसरे नंबर पर है। और तिमाही अगर दर भी देखेंगे, वृद्धि दर भी देखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव वैल्यू गया है, कितना गया है 29 नेगेटिव में है, -29.9%। तो इस तरीके से कोरिलेट करके भी, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वैल्यू केंद्र का आपका नेगेटिव है, लेकिन अगर हम देखेंगे ऑल ओवर में देखेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ क्या है, यहाँ पर उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अब 6% यहाँ की वृद्धि हुई, जबकि केंद्र का है नेगेटिव गया है। तो ये आपका सारे वैल्यू हो गए आज के लिए। तो ये आपका हो गया अध्याय 3 कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।